चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे दोस्तों। और आप सभी लोग न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो न्यू स्काई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए प्यार दोस्तों, आज हम सभी लोग क्लास 9th का पॉलिटी पर जो सब्जेक्ट पॉलिटी और पॉलिटी में एक चैप्टर है संस्थाओं का जो काम क्या है, कौन कौन सा संस्था होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जिसमें न्यायपालिका हो गया, शासन के कितने अंग होते हैं, ये सारा चीज़ तो न्यायपालिका शासन के अंग पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में ये सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इस क्लास को शुरू होने से पहले प्यारे दोस्तों, हम लोग कुछ मोटिवेशनल शायरी के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग इस शायरी को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहा जाता है कि झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फरफराते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फरफराते हैं। बाज की उड़ान में भी कभी आवाज़ नहीं होती। बाज के उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। कहा जा रहा क्या कि जो लोग झूठे शान के परिंदे होते हैं, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, वही लोग क्या करता है, ज़्यादा फरफराता है, ठीक है। और बाज की उड़ान में कभी आवाज़ हो नहीं होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ा करिए। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ा करिए। किताबें ज्ञान देगी और लोग अनुभव देंगे। किताब से हम लोग तो सिर्फ ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों के साथ रहेंगे उससे हम लोग को अनुभव मिलता है, ठीक है। तो किताबों के साथ साथ क्या करना चाहिए, लोगों को भी पढ़ा करिए। जिससे किताब हम लोग को तो ज्ञान देगी और लोग हम लोग को क्या देंगे, अनुभव देंगे, ठीक है, अनुभव कराएंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि समय जैसा बनिए। क्या बोला जा रहा है प्यारे दोस्तों, समय जैसा बनिए। जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलिए। क्या बोला जा रहा है, समय जैसा बनिए। जो कदर आपकी नहीं करता है उसे दोबारा मत मिलिए। उसको एक ऐसा समय लाइए कि वह आपसे समय लेकर के मिलने है, ठीक है। आपको ये ना कि आज जो लोग आपको क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो समय को लाना है कि आपसे वह समय लेकर के क्या है, मिलने हैं। उनको आपके लिए समय का वेट करे हुए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि समय जैसा बनिए, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, एक स्टडी प्लान आप सभी लोग करते होंगे कि हमको कितने से कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे तक खेलना है, क्या क्या चीज़ें करना है, ठीक है। आप सभी को प्रत्येक दिन का स्टडी प्लान बनाना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप सभी लोग पहले एक स्टडी प्लान बहुत ही अच्छा बना लीजिए, ठीक है। एक समय का सही उपयोग करना सीखिए कि समय का उपयोग हम लोग कहाँ किस समय में और किस फील्ड में करना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो पढ़ने का एक समय सेट कर लीजिए। मान लिया जाए कि जो वीडियो लेक्चर से अगर आप लोग ऑनलाइन से पढ़ते हैं तो ऑनलाइन का इतना जो भी है समय, मान लिया जाए कि 1 से 2 बजे तक ऑनलाइन का वीडियो देखें। उसके बाद क्या करना है कि नोट्स लिखना है, ये सारा चीज़। उसके बाद खेलने का एक समय अलग बना लीजिए, रिवीजन का समय अलग बना लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि जो नोट्स को मान लिया जाए कि 1 से हम लोग 2:30 बजे तक वीडियो लेक्चर को देखें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा खेल लिए। उसके बाद क्या किए, 5 से लगभग 6 बजे 7 बजे तक नोट्स बहुत ही अच्छा लिखे, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम लोग को उसको 2 घंटा मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट को क्या करना है, रिवीजन करना है, जिससे आपको क्या हो, याद रहे। इनमें कि हम लोग क्या किए कि नोट्स तो बहुत ही अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते। तो नोट्स बनाने से नहीं होगा, ये बातें आपको कहाँ होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। नोट्स वाली हर एक बातें आपको दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर के आपको वह फायदा करेगा। नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा एकदम सुंदर लिख लिए, लेकिन नोट्स सुंदर लिखने से क्या फ़ायदा जब आपको आता ही ना हो।
तो आप नोट्स बनाइए। नोट्स इसलिए ज़रूरी है ताकि एक बार तो वीडियो देख लिया, नोट्स आपके पास रहेगा और वीडियो बार बार वीडियो ही दिखेगा नहीं ना, तो नोट्स बना करके आप कॉपी में से आराम से क्या कर सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आप सभी लोग समय का एक बहुत ही अच्छा स्टडी प्लान बना लीजिए। समय का एक बहुत ही अच्छा स्टडी प्लान कि हमको इतना से इतना बजे खेलना है। उसके बाद कम से कम आप सभी लोग 4 से 5 बजे तक 5:30 तक आप सभी लोग सुबह पर रिवाइज कर सकते हैं। सुबह पर क्या होता है कि माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसके कारण याद बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ करके आप सभी लोग स्टडी प्लान को अच्छा एक बेहतर तरीका बना सकते हैं। तो चलिए हम सभी लोग आज का क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों आज का क्लास में न्यायपालिका। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, न्यायपालिका पढ़ने वाले हैं। हम लोग तो क्लास आज हम लोग करने वाले हैं किस चीज़ का, क्लास 9th का हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्थाओं का कार्यकाल, जो चैप्टर है जिसमें हम लोग को न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। देखिए इस तरीके से न्यायपालिका होता है, देखिएगा टीवी में भी दिखाता है, जो कोर्ट वकील वकील होता है, जो देखिएगा टीवी में कटघरा होता है, इस तरीके से बिल्डिंग है न्यायपालिका का। इधर देखिएगा, देखिए हम लोग सबसे पहला जानकारी हम लोग को मिलने वाला है कि न्यायपालिका क्या है। देखिए न्यायपालिका सबसे पहला हम लोग चीज़ समझेंगे कि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका किसे कहेंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है प्यार दोस्तों, न्यायपालिका जो है ना प्यार दोस्तों, सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा अंग है। क्या अंग है प्यार दोस्तों, तीसरा अंग है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण तीसरा अंग है प्यार दोस्तों, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवाद को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने वाला। न्यायपालिका क्या है प्यारे दोस्तों कि मान लिया जाए किसी को मार दिए, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, तो ये सारा चीज़ जो कार्रवाई होती है और इसका जो निपटारा कहाँ होता है, यहीं पर होता है न्यायपालिका में। कहाँ होता है, न्यायपालिका में। तो सारा का कार्यवाही जो होता है, सुनवाई हम लोग कहाँ करते हैं, न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि विवादों का निपटारा करने वाला जो संस्था होता है ना प्यारे दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। विवादों का निपटारा कराने वाली संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। इसका ढेर अलग अलग काम है। देखिए बोला गया ना, देखिए कानून की रक्षा, शासन की रक्षा करना इसका काम है। कि अगर मान लिया जाए सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया और उस कानून को आप मानते नहीं हैं या उस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आप पर क्या होता है। जैसे मान लीजिए जा रहे हैं रोड में और रोड में गए, क्या हो रहा है, रोड पर गए हेलमेट पहन के नहीं गए, तो आपका चालान कट रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है और ये आपको सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं। और जब नहीं मानेंगे तो सरकार उस पर क्या लेता है, जब कानून को उल्लंघन कीजिएगा तो आपका चालान कटेगा, नहीं तो सजा भी होती है इस तरीके से। अब देखिए कि शासन का 3 अंग होता है। शासन के क्या अंग है, 3 अंग। पहला जो है प्यार दोस्तों विधायिका, पहला कौन सा है, विधायिका। दूसरा कार्यपालिका और तीसरा हमारा अंग जो है प्यार दोस्तों न्यायपालिका। सबसे अच्छा चीज तो ये देखिएगा कि विधायिका है ना, इसका काम है कानून बनाना। विधायिका का काम ही क्या है प्यार दोस्तों, कानून बनाना। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाने वाली संस्था होता है ना, उसी को हम लोग विधायिका कहते हैं। अब विधायिका को प्यार दोस्तों एक राज्य स्तर पर होता और एक केंद्र स्तर पर होगा। ठीक है, अगर भारत सरकार में बात कर ले तो एक केंद्र स्तर पर जिस पर प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है, कानून, और एक राज्य स्तर पर जहाँ मान लीजिए हम लोग बिहार का बात करें तो बिहार का जो नीतीश कुमार है वो क्या बनाए हुए, शराबबंदी पर कानून बनाए हुए। तो शराबबंदी के लिए जो कानून बना है ये राज्य सरकार का है, और कुछ जो है केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए लागू होगा अगर केंद्र सरकार बनाएगी तो। ठीक है, देखिए इसको बांटा गया है कि एक संघ स्तर पर इस पर क्या बनाता है, केंद्र के स्तर पर मान लीजिए संसद बनाएगा कानून, और आज राज्य स्तर पर विधानमंडल में होता है। यहाँ पर जो संसद एमएलए होता है, एमपी जिसको बोलते हैं, संसद एमपी हो गया, और एक होता क्या एमएलए जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं। ये क्या करेगा, कानून बनाएगा। ठीक है प्यार दोस्तों, अब देखिए इसी का होता है, एक राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा, विधान परिषद। राष्ट्रपति तो आप सभी लोग जानते ही हैं,
राष्ट्रपति भी भारत का एक सर्वोच्च इनको सबसे पहले ये क्या है, भारत का नागरिक है राष्ट्रपति, ठीक है। प्रथम भारत का नागरिक इन्हीं को माना जाता है, किनको, राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। राष्ट्रपति को बनने के लिए अलग अलग इनकी शक्तियाँ हैं। अब ये राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा, ये होता है संसद भवन में। जो संसद भवन हमारा कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग बताइएगा कि संसद भवन जो है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। जहाँ पर जो भी सांसद MP है जीतते हैं वो जाकर तो वहीं पर बैठते हैं। तब ना हम लोग कहते हैं कि चुनाव के बारी आता है और बाकी जीत कर चल जाता है, जाता है जीत करके कहाँ बैठता है, संसद भवन में, दिल्ली में जाकर के रहता है। अब ये जो राज्यपाल हो गया, ये राज्यपाल का भी एक हर एक राज्य में होता है। बताया गया कि हर एक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा प्यारे दोस्तों। और विधानसभा है, उसके बाद विधान परिषद है, ये सब राज्य स्तर पर होता है। विधानसभा और विधान परिषद राज्य स्तर पर, राज्यपाल भी राज्य स्तर पर है। ये लोकसभा राज्यसभा होता है जो पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रपति पूरे देश स्तर पर होती है, ठीक है। ये जो केंद्र स्तर पर है। उसके बाद देखिएगा कार्यपालिका का काम क्या है ना, कि जो विधायिका द्वारा क्या किया गया प्यारे दोस्तों, कानून बनाया गया। विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया उस कानून को लागू करवाना, ये काम किसका है, कार्यपालिका का है। किसका है, कार्यपालिका। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सब जो भी कानून बना ये सब को लागू करवाने का काम किसका है, कार्यपालिका का है। और उस कानून का देख रेख, अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसका सजा देने का काम किसका है, न्यायपालिका का काम है। और ये जो न्यायपालिका होता है प्यारे दोस्तों 3 प्रकार के, एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, जिसको हम लोग कहते हैं जिला न्यायालय, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग जिला न्यायालय कहते हैं। और सबसे बड़ा ये सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद कौन, उच्च न्यायालय, उसके बाद किसके पास पावर है, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय के पास। तो सबसे पहले हम लोग अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम कहाँ जाते हैं, तो अपने आसपास से जो नज़दीकी थाना है उसके पास जाते हैं। और वो फिर क्या होगा, जो भी किया उस जेल होगा तो ले जाएगा। सुनवाई कहाँ होता है, अपने जो नज़दीकी होगा जिला न्यायालय में पहले ले जाएगा। अगर यहाँ पर बात नहीं बनता, यहाँ के जवाबों से अगर वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, सुनवाई से अगर वह संतुष्ट नहीं है तो जा सकता है कहाँ, उच्च न्यायालय में। अगर वहाँ से भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जा सकता है प्यारे दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। चलिए हम लोग आगे एक करके देखते हैं। आगे देखते हैं कि इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। इसके लिए यह जरूरी है कि जो न्यायपालिका होगा प्यारे दोस्तों, उसको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है, उस पर कोई दबाव नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है प्यारे दोस्तों कि न्यायपालिका देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही है। न्यायपालिका जो है संविधान के आधार पर काम करता है और जनता के प्रति यह क्या है, जवाबदेही है प्यारे दोस्तों। जनता के प्रति क्या है, जवाबदेही। अगर कोई भी सीधे ये सारा चीज को जवाब देगा, ठीक है। और संविधान के आधार पर ये काम करता है, किसके आधार पर, संविधान के आधार पर। और आप सभी को मालूम है कि हमारा भारत देश जो है एक प्रकार का लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर जो होता है प्यारे दोस्तों जनता के पास होता है। देखिएगा कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। जो यहाँ का न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं वह किसी से बिना भेदभाव के और बिना किसी से डरे हुए अपना काम को क्या कर सके, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे देखिए कि न्यायपालिका की स्थापना, न्यायपालिका की स्थापना क्योंकि भारत सरकार का अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई है, ठीक है। बोला कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1937 को। देखिए जो भी मेन चीज है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स में लिख सकते हैं। आगे देखिएगा कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गेवेयर थे। इसके प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर मोरिस गेवेयर थे। और भारत की आज़ादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। भारत की आज़ादी के बाद जो प्यारे दोस्तों जब हमारा भारत क्या हो गया, आज़ाद हो गया, तो इसका जो है उद्घाटन किया गया 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो दिल्ली में बताया ना कि जो नई दिल्ली हमारा है, जो कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों, तो बोल नई दिल्ली, सॉरी
मुद्रकित न्यायालय है हमारा, न्यायपालिका जो है वो कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। देखिएगा कि न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना इस तरीके से है। इस सर्वोच्च न्यायालय पहले सबसे ज्यादा पावर किसके पास है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास। उसके बाद किसके पास, उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, एक ही चीज है। जिला न्यायालय के सबसे पहले अगर कोई भी काम होता है हम लोग जिला न्यायालय में जाते हैं। एक गाँव वाला भी होता है, हम लोग पहले गाँव पंचायत में गए इस पे, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग जिला न्यायालय में गए। जिला न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के बाद यहाँ पर बात उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय पर बात क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। उसके बाद देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे और उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि वह अपना काम सही ढंग से और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। इसमें बोला जा रहा है कि न्यायपालिका और कौन है, कार्यपालिका, ये दोनों दोनों न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होगा प्यारे दोस्तों। विधायिका, हाँ विधायिका इधर लिखा हुआ, विधायिका और कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर पाए, जिसके कारण क्या हो सकता, अगर उसको कारण हस्तक्षेप करता है, अगर दबाव बनाता है, तो वह क्या हुआ कि वह दबाव के डर में हो रहा है, तो क्या वह जो व्यक्ति होगा किसी के बहस से क्या कर रहा है कि अपना जो सुनवाई सुना रहा है, जिसके कारण लोग क्या, ये लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये हमारा भारत देश एक तो लोकतांत्रिक है, ठीक है। देखिए इसलिए वह क्या बोला कि ये दोनों विधायिका और कार्यपालिका का न्यायपालिका किसी भी न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न कर सकता है, ठीक है। जिससे वह क्या कर सके, अपना काम को जो न्यायाधीश को सही ढंग से कर सके और अपना फैसला सही तरीके से सुना सके। इसको तो देखते हैं टीवी में मरता है, ऑर्डर करता है, देखो सुने ना। इसका देखिए संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। संविधान के जितना भी काम है ये सारा जो संविधान का देख रेख करना, अगर संविधान के नियमों का कोई पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है, तो इस पर कार्रवाई देने का काम किसका है, न्यायपालिका का ही है प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखिए इसके साथ साथ उस पर मूल अधिकारों के संरक्षण भी का भी दायित्व है। संरक्षण का मतलब उसमें जितना भी संविधान का जो नियम है, अधिकार है, वो सारे अधिकार का रक्षा कौन करेगा, ये न्यायपालिका का काम है। इसके लिए न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। अगर न्यायपालिका पर अगर दबाव हो न्यायाधीशों पर, तो वह अपना जवाब को किसी के दबाव में देगा, तो निष्पक्ष होगा क्या, वह न्यायाधीश स्वतंत्र हुआ नहीं ना, तो उसको स्वतंत्र एकदम छोड़ देना चाहिए, जिससे वह अपना जो क्या कर सके, सुनवाई एक सच व्यक्ति के समक्ष कर सके, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। आगे हम लोग जो पढ़े सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 के आर्टिकल नंबर 1 में है दिया गया। अनुच्छेद 124 के 1 के तहत है मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश को मिलाकर के कुल 8 रखी गई। कुल कितना न्यायाधीश रखा, कुल 8 रखा गया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन एवं शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उसके बाद क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन, जो भी न्यायाधीश रहेंगे उसमें उसका कितना वेतन मिलेगा, ये सारा चीज शर्त निश्चित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, एमपी के पास दिया गया है। और इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, तो 31 है। चलिए हम लोग आगे देखते, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया। आगे देखें न्यायाधीश कैसे बनते हैं, तो न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए एक व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का
विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको कानून के बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी होना चाहिए प्यार दोस्तों, और वह पहले से किसी न किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में वह क्या कर चुका हो, पहले से वकालत कर चुका हो, उसको वकालत का अनुभव हो। ठीक है प्यार दोस्तों, तब वह उसके बाद इसका निश्चित कार्यकाल होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं, मान कि जब तक इनका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक ये पद पर बने रह सकते हैं, और विशेष स्थितियों में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। न्यायपालिका इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए लाया जाता है प्यार दोस्तों महाभियोग। ठीक है, और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्तियों के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। भारत में इस परंपरा को कई बार तोड़ा गया है दोस्तों, 2 बार तोड़ा गया है। और देखिए बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहे। ये जो है राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों को बनाए रखने के लिए या अन्य न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो बोलेगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का शक्ति किसके पास है, तो प्यार दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। ठीक है उसके बाद न्यायाधीश और भी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति होता है तो राष्ट्रपति भी ही करती है। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो मेन न्यायाधीश होते हैं, उनसे सलाह लेकर के करती है, जिससे क्या होना चाहिए कि वहाँ का संतुलन जो है बना रहना चाहिए। यहाँ तक आप सभी को प्यार दोस्तों समझ में आया। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है प्यार दोस्तों, अगर आप सभी को यहाँ तक बात बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यार दोस्तों, जिससे मैं पार्ट 2 को ला सकूं। ठीक है प्यार दोस्तों, तो आप सभी लोग को अगर ये क्लास पसंद आया हो तो आप सभी लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए प्यार दोस्तों, और मैं आप सभी लोग जितना अधिक संख्या में कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें और उत्साह होगा, जिससे मैं क्या कर सकूं, अगला पार्ट 2 वीडियो ला सकूं। धन्यवाद प्यार दोस्तों, आज का क्लास नहीं।